हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर से हमारा मतलब क्या। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली दिखाता है कि जो एटम्स हैं, हमारे आयंस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस तरह से हमारे स्पेस में अरेंज हैं। ठीक है। इसके साथ में आपने कई बार क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ में कई बार आपने एक और टर्म सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिस। बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड लैटिस। लैटिस एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक जनरल टर्म है जो आप लोग कई बार यूज करते होंगे। सपोज करिए मधुमक्खी के छत्ते के लिए भी हम लोग, जो मधुमक्खी का छत्ता है वो भी एक तरीके का पैटर्न बनाता है, वो भी एक तरह का अरेंजमेंट स्ट्रक्चर बनाता है, उसको भी हम लोग लैटिस बोलते थे। तो ये जनरल उसके लिए है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग जनरली एटम्स और आयंस के और मॉलिक्यूल्स के अरेंज होने को के द्वारा जो पैटर्न वो बनता है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके बाद एक चीज और आती है, व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलिटी। तो ये बेसिकली ये वो प्रॉपर्टी है जो कि ये दिखा रही है कि हमारे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं या वो आयंस हैं, वो कितने किस तरह से अरेंज है। अगर ये मतलब ये रिपीटिंग टाइप के में अरेंज है, यानी वो उनके डिस्टेंसेस सेम है, ओरिएंटेशन वगैरह सेम है, यानी वो एक तरीके की पीरियोडिसिटी दिखा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि उसकी उस क्रिस्टल की क्रिस्टलिटी ज्यादा है। जितनी कम ये पीरियोडिसिटी दिखाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि उस स्ट्रक्चर की क्रिस्टलिटी उतनी ज्यादा कम। ठीक। तो बेसिकली ये चीज दिखा रहा है कि वो कितना ज्यादा अरेंज्ड है, वेल मैनर्ड में अरेंज है, पीरियोडिसिटी दिखा रहा है। ठीक। तो इसके बेसिस पे हम लोग जो मटेरियल है उसको कई बार हम लोग दो उसमें डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, और दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमरफस सॉलिड्स। इसको नॉन क्रिस्टलाइन को कई बार एमरफस भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो आपका जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो पीरियोडिक रहता है, यानी उनके बीच के डिस्टेंसेस और वो एक रेगुलर पैटर्न में ज्यादा ज्यादा दूर तक जो है वो चीजों को अरेंज होती है। ठीक है। बेसिकली वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। एक क्रिस्टलाइन मटेरियल इज वन इन विच द एटम्स आर सिचुएटेड इन ए रिपीटिंग और पीरियोडिक एरे ओवर लार्ज एटॉमिक डिस्टेंस। एटॉमिक डिस्टेंसेस में लार्ज डिस्टेंस तक वो जो है पीरियोडिक पैटर्न दिखाते हैं। दैट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है। मतलब क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि दूसरी तरफ नॉन क्रिस्टलाइन में ये ऑर्डर जो है जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स है वो ढंग से पीरियोडिकली अरेंज नहीं रहते हैं। ठीक। कई बार जो क्रिस्टलाइन मटेरियल का एग्जांपल जो है, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स जो है क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर आते हैं। कुछ सेरेमिक्स और कुछ पॉलीमर जो है हमारे क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर आते हैं। तो इनमें से बेसिकली हमें हमारे सिलेबस में हमें जो चीज देखनी है वो मेटल्स और सिरेमिक्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है। ठीक है। तो अब दूसरी चीज आती है, एक चीज मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी बताया कि जब ये दूर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो रिपीटिंग अरेंजमेंट काफी डिस्टेंस, एटॉमिक डिस्टेंसेस तक दिखाते हैं, काफी लॉन्ग रेंज और एटॉमिक डिस्टेंसेस तक, तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे होते हैं उसको हम लोग जो एटम्स और मॉलिक्यूल जो है जब ये रिपीटिंग पैटर्न काफी दूर तक नहीं दिखाते उसको बोलते हैं हम एमरफस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसमें क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स इन ए सॉलिड, यानी वही मॉलिक्यूल्स ये काफी दूर तक अरेंज होंगे। और एमरफस सॉलिड में वहीं दूसरी तरफ इरेगुलर पैटर्न रहेगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। इनका जो एमरफस सॉलिड्स होते हैं, अब देखिए जो एटम्स और मॉलिक्यूल ढंग से पैटर्न में अरेंज नहीं है इन केस ऑफ एमरफस सॉलिड, तो इसकी वजह से ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और ये सारे जो टेम्परेचर के जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल शार्प नहीं होती। यानी अगर मैं बात करूं, अगर सपोज करिए कोई चीज कोई सॉलिड है, उसको आप बोल रहे हैं कि 100 डिग्री पे मेल्ट होना चाहिए, तो अगर वो कोई जो मटेरियल है अगर वो एमरफस होगा तो इसमें ये शार्प नहीं दिखाएगा, यानी वो 100 डिग्री नहीं, क्या कई बार 110 डिग्री पे कभी मेल्ट हो रहा है जाकर, या फिर ये कभी 90 डिग्री पे मेल्ट हो जा रहा है। तो ये मतलब एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट दिखा रहे हैं। सिमिलरली ये डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं दिखाते, यानी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनकी डेफिनेट नहीं रहेंगी। ज्यादातर प्रॉपर्टीज ये जो है
डेफिनेट प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्योंकि अरेंजमेंट इनका बिल्कुल अच्छी तरह से पीरियोडिक होता है काफी लंबे एटॉमिक डिस्टेंसेस तक, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, हीट ऑफ फ्यूजन होगा, वो काफी दूर तक होगा, मतलब इन द सेंस कि मतलब काफी शार्प होगा। यानी अगर मैं बोलूँ कि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर 100 डिग्री है, मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो उसका मतलब ये है कि वो 100 हो जाएगा या तो 101 होगा, लेकिन इसकी तरह नहीं जिसे हमारे पास सॉलिड है 100 है तो वो 110 कभी कभी 90 कभी 80 दिखा रहा है, इस तरह से नहीं। ठीक, इसके एग्जाम्पल है आपके ग्लासेस, और इसका एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के डायमंड मेटल्स हैं, और सर मैंने वही बताया भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में सेरेमिक्स और काफी सारे पॉलीमर्स भी आते हैं। चलिए, तो एक और चीज आती है, यूनिट सेल क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो जब आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपने जो बनाया है उसका जो रिपीटिंग यूनिट्स होती है, यानी जो चीज वो सबसे छोटे उसमें पार्ट में बांट सकते हैं जो इंडिविजुअली रह सके, उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक, इस यूनिट्स, ये जैसे इस पूरे स्ट्रक्चर में आप ये एक छोटा सा जो ब्लॉक है वो इसका यूनिट सेल है, इसी को आप उठा के इस जगह पे रिपीट कर देंगे, फिर तो ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दिखा देगा। तो बेसिकली यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल इज लाइक योर बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक, जैसे ईंटें होती है आपके दीवारों की घर बनाने के लिए, वैसे ही जो क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए आपके लिए ये काम यूनिट सेल का होता है। ठीक, तो बेसिकली ये एक स्मॉल क्वांटिटी होती है जिसको आप रिपीट करते रहेंगे तो पूरा आपको क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। ठीक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा कुछ बाद वाले लेक्चरों में थोड़ा यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो चीज नेक्स्ट है हमारे पास वो है मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो बेसिकली मेटल्स जो हैं हमारे वो मेनली 3 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आते हैं। सबसे पहला क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सेकंड वन इज योर बॉडी सेंटर्ड, एंड थर्ड वन इज योर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। ठीक, ये मेन 3 तरह के मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसको हमें आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये जो इस तरह के हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये मेनली इसके एग्जांपल है हमारे पास कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कई बार ये पूछ लिया जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और पेपर्स में भी। तो एफसीसी स्ट्रक्चर का सबसे मेटेलिक में सबसे मतलब ये कुछ एग्जांपल आप थोड़े से याद कर लीजिए, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, इस तरह के 1-2 एग्जांपल आपको थोड़े पता होने जरूरी है। तो इसमें बेसिकली एफसीसी स्ट्रक्चर में होता क्या है, इसकी ये जो यूनिट सेल है उसके कॉर्नर्स पे आपके जो है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं। साथ ही में इसकी जो फेस है उसके उस साइड वाले फेस में उस पे आपका हाफ एटम होता है, मतलब इन द सेंस कि एक एटम होता है यहाँ इस तरह, वैसे ही सारे फेसेस पे इस तरह से एटम्स होते हैं। इन दोनों का जो रिलेशन है बिटवीन इट्स, जो यूनिट सेल आप बना रहे हैं उसका अगर मैं इसको ये जो क्यूब बना रहे हैं हम लोग, उसकी अगर ये जो एज लेंथ है उसको मैं अगर ए से डिनोट करूं, ठीक है, और जो ये जो एटम्स दिखा रहे हैं उसका जो रेडियस है उसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, रेडियस को, इट्स नॉट डायमीटर, इट इज रेडियस। तो जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है उसको अगर मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, तो जो इसकी जो क्यूब की जो साइड है और जो इसका एटम का रेडियस है उसमें जो रिलेशन है वो इस तरह से दिया जाता है। ये शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, A=2r√2। ठीक, तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन योर क्यूब एज लेंथ एंड योर एटॉमिक रेडियस, द रेडियस ऑफ द एटम्स। ठीक, इस तरह से एक्चुअल में ये हमने पूरा दिखाया, इस तरह से कुछ दिखता है। इसमें जो 1/8 पोर्शन आता है साइड वाले उससे, और ये जो फेसेस पे एटम्स है, ये दिस वन एंड दिस वन, टोटल फेसेस कितने हैं हमारे पास? 6 फेसेस हैं। उसमें जो फेसेस है वो हाफ एटम्स लेते हैं। ठीक, तो ये जो ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है वो हाफ एटम है, और ये 1/8 पोर्शन है। इट नॉट हाफ, इट इज 1/8। ठीक, तो
इस तरह से आप देख सकते हैं एटम जो है इस तरह से 1/8 पोर्शन आता है, जैसे एक सॉलिड स्फीयर है। इस तरह के मॉडल को हम लोग कई बार एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें जो एटम्स हैं उसको हार्ड स्फीयर की फॉर्म में मान रहे हैं, जो कि एक दूसरे से टच है। तो इस तरह की जो मतलब हम लोग दिखाने का जो तरीका है उसको हम लोग कई बार एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल भी बोलते हैं। तो ये जो अगर ये स्फीयर है इसको अगर मैं 1/8 करूं, अगर ये बॉल की तरह है तो ये वाला जो पोर्शन है वो एक यूनिट सेल में आएगा। ठीक, तो ये 1/8 ये साइड वाले उसमें आ जाता है। ठीक है, 1/8 इस तरह से 1/8। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पे होगा 6 7 8 है। तो 1/8 तो इसमें आया, तो ये साइड्स की वजह से यहाँ पे टोटल 1/8 पोर्शन आया सबका, और टोटल नंबर ऑफ कितने हुए हमारे पास 8 हुए। तो इसकी वजह से 1 आया, प्लस ये जो फेसेस पे है उसकी वजह से हाफ हाफ आता है हमारे पास। ठीक, एक ऐसे ये क्यूब है, दूसरा ये वाला दूसरा वाला क्यूब है। तो ये फेस जो है आधा आइटम इस वाले उसमें जाएगा, आधा आइटम इस वाले इसमें जाएगा। तो ये जो खाली इसका हाफ पोर्शन रह जाता। तो हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ फेसेस है हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस हैं। तो 6 बाई और हाफ हाफ आइटम आ रहा है 6/2, यानी 3 आइटम जो है फेसेस की वजह से आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने गए हमारे 4। ठीक, आपको देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीजें थोड़ी सी याद रहें कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, उसका रिलेशंस क्या है, इसके अलावा उसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने रहते हैं। इसके बाद एक और चीज आती है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बेसिकली ये है कि एक जो एटम है वो कितने दूसरे एटम से इन केस ऑफ मेटल्स वो दूसरे एटम से कैसे टच में है। ठीक, कितने नंबर ऑफ एटम से टच में है, तो उसको हम लोग बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो इस वाले डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा है। तो ये सपोज करिए अगर मैं बीच वाले एटम की बात करूँ जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बेसिकली एक तो इस वाले एटम से टच में होगा अगर, और दूसरा इस वाले एटम से टच में होगा, तीसरा इस वाले एटम से टच में होगा, चौथा इस वाले एटम से, पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां। फिर से दिखा रहा हूं मैं, देखिए ये जो मैं इस वाले बीच वाले एटम की बात कर रहा हूं, तो ये किस किस से टच में है। एक तो इस वाले क्यूब के साइड वाले इससे टच होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो वैसे जो एफसीसी स्ट्रक्चर होता है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये जो एक एटम है वो 12 और एटम से टच में होता है इन केस ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। बेसिकली एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट सेल वॉल्यूम। अब जो हमारे इन केस ऑफ एफसीसी यानी क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, उसके जो साइड्स हैं उसका क्यूब, यानी अगर मैं ए बोलूं तो ए क्यूब बेसिकली, अगर मैं इसकी एक साइड को ए से डिनोट कर रहा हूं एज लेंथ को, तो वो जो इसका वॉल्यूम क्या आएगा वो आएगा इसका क्यूब यानी ए क्यूब। ठीक, और वॉल्यूम ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा टोटल यूनिट, ये तो वो बन गया आपका टोटल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो ए क्यूब बन गया। अब दूसरी चीज क्या पूछी, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 है, और वो किस फॉर्म में, हमारे स्फीयर के फॉर्म में, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर जो रेडियस ऑफ द एटम। ठीक, तो 4/3 पाई आर क्यूब जो है रेडियस ऑफ द एटम हो गया। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम अब क्योंकि ये ए क्यूब के फॉर्म में है और ये आर के फॉर्म में है, अब आपको इन दोनों को डिवाइड करना है। तो बेसिकली आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो रिलेशन हमने पहले देखा था, ए इक्वल टू 2r√2 को ए क्यूब के ए की जगह रखेंगे ए क्यूब में, तो ये आ जाएगा 16r³ इंटू √2। ठीक है, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है हमारा इन केस ऑफ एफसीसी आता है 0.74। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू नोट दैट 0.74 इज द मैक्सिमम पॉसिबल पैकिंग फॉर ए हार्ड स्फीयर। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे जो एटम्स है वो
हार्ड स्पेयर की तरह डिनोट कर रहे हैं हम लोग एटम्स को, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि 0.74 से ज्यादा कभी भी जो है कोई भी मेटल के केस में खासकर कोई भी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक, ना ही वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का होता है, वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का और इससे कम होता है, सिंपल क्यूबिक का और, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर देता है वो देता है 0.74 का हो सकता है। ये एफसीसी के केस में होता है एक तो, और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज याद रखें कि 0.74 से ज्यादा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर नहीं। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बेसिकली दिखा क्या रहा है कि ये जो पूरा क्यूब है हमारे पास, उसमें एटम ने कितनी जगह ले रखी है, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि कितने ज्यादा वो किस तरह से कितने ज्यादा वो इसके जो स्पेस है, जो स्पेस जो इस क्यूब का है वो कितना ज्यादा उन्होंने घेरा है। वही तो चीजें दिखा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स का वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय इट्स योर टोटल यूनिट सेल वॉल्यूम, ठीक है, यानी ए क्यूब, यानी जो पूरा क्यूब है उसके अंदर हमारा कितने एटम्स ने कितना वॉल्यूम घेर रखा है उसका रेशियो है, ठीक। तो जितना ज्यादा ये रेशियो होगा उतना ज्यादा ये चीज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जितना ज्यादा होगा, ये चीज दिखा रहा है कि जो एटम्स हम आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम लिए हुए हैं इन द क्यूब, ठीक। तो फॉर द एफसीसी स्ट्रक्चर द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज योर 0.74 which is also the highest atomic packing factor in case of metals। तो ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियसली आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज में। इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इन द एटॉमिक हार्ड स्पेयर मॉडल में बताया आपको ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर, व्हाट इज द एच लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ये क्वेश्चन में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, लेकिन बट आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक। आपको ये अगर ये याद नहीं है कि कॉपर जो है एफसीसी स्ट्रक्चर का है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो ये क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ क्या होनी चाहिए यूनिट सेल की। तो आपने अब ये देखा एज लेंथ हमारा ये था ए इक्वल टू एज लेंथ, दिस इज योर एज लेंथ, इज रिलेशन इज टू 2√2 into r रेडियस ऑफ द एटॉमिक रेडियस, ठीक। तो ये जो है इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा इसकी वजह से 2√2 into एटॉमिक रेडियस। सिंपल क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग सर्विस में है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कॉपर इज गोइंग टू मेक एसएससी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी वजह से एग्जांपल्स जो हैं कई बार पूछ देते हैं इसलिए इनडायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली में। द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इट इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। आपको अभी देखा, मैंने दिखाया आपको कि इट इज 12, तो IS 2003 में आया। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इन केस ऑफ कॉपर क्रिस्टल, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कॉपर क्रिस्टल किस तरह से कौन सा वाला वो बनाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। तो इन केस ऑफ कॉपर आपको पता है कि ये एफसीसी स्ट्रक्चर बनाता है। तो एफसीसी में एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है 0.74 विच इज ऑल्सो द हाईएस्ट। ये 1.633 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि क्यूब के अंदर जो है एटम्स जो है ज्यादा भरे हुए हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। इसके अलावा जो ये तीन में आप सोचने में आ सकते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ एफसीसी का कितना होता है, सिंपल क्यूबिक का कितना है, ये सब थोड़ा सा इजी से क्वेश्चन है। तो इन केस ऑफ कॉपर इट इज योर 0.74 बिकॉज इट इज फॉर्मिंग एफसीसी स्ट्रक्चर। तो बड़े इजी क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बाद हमारा बॉडी, इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, हमारा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो मेटल्स हैं वो बेसिकली मेनली जो है तीन तरह के स्ट्रक्चर दिखाते हैं हमारे, एक तो एफसीसी है, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा हेक्सागोनल। तो हम लोग अब जो है बॉडी सेंटर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बॉडी सेंटर्ड के एग्जांपल है आपके क्रोमियम, आयरन, टंगस्टन एटसेट्रा, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो है एटम्स जो है साइड्स में है, जिसका 1/8 पोर्शन आ रहा है, तो यानी 8 एटम है साइड में, तो इसकी वजह से 1 एटम। और एक जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, यानी इसके बॉडी के बीचों बीच एक एटम आ रहा है, तो इसकी वजह से एक एटम इसकी वजह से। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने होते हैं इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इट इज 2 ओनली। इसके जो साइड्स हैं, जो ये साइड है इस क्यूब की, इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ,
ठीक है, एज लेंथ, और जो इसका रेडियस है उसके बीच में रिलेशन है a इक्वल टू 4r/√3। ठीक है, आपने पहले ये कभी 12th में या फिर पहले इसके बारे में थोड़ा सा डेरिवेशन करा होगा। इसके अलावा बीसीसी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, यानी एक स्क्वायर कितने दूसरे एटम से टच में है। तो इन केस ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर ये दिखा रहा है कि एक जो एटम है हमारा, एक जो एटम है हमारा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है दूसरे एटम से टच में है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 8 है। ठीक, इन केस ऑफ अगर वैसे ही आप जो है इसका वो निकालेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, कैसे निकालेंगे, ये 2 एटम्स है आपके, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन ए क्यूब से डिवाइड करेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो ए की जगह ये 4r/√3 रखेंगे, तो जो आपका रेशियो आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर 0.68। ये तो ये आपको दिख भी रहा है, ये एफसीसी से कम है। ठीक है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक से बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ये कम है। हमारे एफसीसी के केस में 0.74 था, इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इट इज 0.68। ठीक, चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इसके लिए एग्जाम्पल है आपके पास कैडमियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और जिंक। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल आपको जरूरी है पता होने चाहिए। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं समझने में, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहली बात ये दिखा कैसा रहा है, ये देखिए, ये जो 6 मैं ये बता रहा हूँ कि 6 एटम्स कंटेन इन इस यूनिट सेल, यानी इस पूरे यूनिट सेल के अंदर 6 एटम्स हैं। कैसे है, देखिए, ये जो साइड्स के एटम है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, ये दूसरे इसके ऐसे ही जैसे ये है हेक्सागोनल, वैसे ही इसके साइड में होगा। तो ये इसका जो 1/6 पोर्शन है वो खाली इसके अंदर आता है, तो 1/6 इसके अंदर आया। ऊपर वाले फेस में 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6/6 इक्वल टू यहाँ पे इसकी वजह से एक आया। सिमिलरली यहाँ पे बॉटम में आपके पास 6 होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, तो इसकी वजह से एक और जुड़ जाएगा क्या, तो 2 एटम्स जो हैं इसके जो कॉर्नर्स हैं उसकी वजह से आएगा। इसके अलावा जो ये जो अपर फेस है और बिलो बॉटम फेस है, इसकी वजह से यहाँ पे हाफ एटम आता है, यानी 1/2 इंटू यहाँ पे हाफ और यहाँ पे हाफ, यानी 2 एटम्स हैं हमारे पास, तो इसकी वजह से यहाँ पे आया। तो हमारे पास टोटल नंबर आइटम कितने हैं, 1 2 एंड 3, अभी 3 हुए। और ये जो 3 हैं आपके, ये बिल्कुल जो है इसमें आते हैं। तो ये जो टोटल कितने हो गए आपके, ये 3 जुड़ गए। तो यानी 1 2, ये जो 1/6 पोर्शन इसका आया, 1/6 पोर्शन इसका आया, इसकी वजह से 2 यहाँ से जुड़ गए। ये हाफ इधर से आया, हाफ ऊपर वाले से आया, तो ये 1 जुड़ गया टोटल। और यहाँ ये 3 अंदर पे हैं, तो ये आए 3। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में टोटल नंबर आइटम्स कितने हैं हमारे पास, इट इज योर 6। ठीक, अब इसमें जो हेक्सागोनल है इसमें दो तरह की डायमेंशंस होती हैं। एक होती है आपकी जो नीचे बॉटम वाली है, तो उसका ए से डिनोट करते हैं हम लोग, और दूसरी जो इसकी दूसरी साइड है वो हम लोग सी से डिनोट करते हैं, जिसकी हाइट दिखा रही है यहाँ पे। एक और चीज है, देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। ये हेक्सागोनल जो है, ये एक ये जो पोर्शन दिखा रहा है आपको, जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी, ये एक खुद में एक वो है। ठीक है, और इसके अंदर ये वाला जो एटम आया, ठीक, तो एक तरह से आप ये देखिए, ये जो एक ब्लॉक ये है, ऐसी ये दूसरा ब्लॉक बनाता है, ये 3 ब्लॉक है। तो ये बेसिकली ये जो है तीन ब्लॉकों से मिलकर बना हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम बाद या नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेसिकली इसमें 2 साइड से इंपॉर्टेंट है, एक तो ए जो बॉटम जो साइड्स हैं, और दूसरी साइड है ये सी जो इसकी हाइट डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। इसके एग्जाम्पल है कैडमियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड जिंक। अब जनरली ये होना चाहिए कि जो इसका A/C रेशियो, यानी जो इसकी बॉटम साइड्स हैं और इसकी जो ये वाली साइड है C वाली, उनका रेशियो जो है आइडियली 1.633 होना चाहिए। सॉरी, C/A, C विल बी योर ग्रेटर साइड। तो C/A का रेशियो जो है, यानी जो इसकी वाली साइड है डिवाइडेड बाय दिस साइड, दैट विल बी 1.633 आइडियली होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू मेटेलिक इंटरेक्शन एंड अदर फोर्सेस ये थोड़ा सा डिबेट होता है मेटल टू मेटल, ठीक। तो ये मतलब ये मैथमेटिकली इतना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है। कुछ किसी एटम में ये जो है फोर्सेस और अट्रैक्शन और साइजेस की वजह से ये थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन आइडियल वैल्यू से थोड़ा सा डेविएट करता है, लेकिन इसका ऐसा होना चाहिए आइडियली, ठीक है। इसके अलावा इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इस तरह से है। देखिए, सपोज करिए मैं कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करने की कोशिश करूं। इस वाले आइटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। अगर मैं कैसे देख रहे हैं इसको, हम लोग इस वाले आइटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो आइटम है इसके ये ऐसे ही एक और हेक्सागोनल एक और ऊपर पे ऐसे बना रहा होगा कुछ, ठीक है। हेक्सागोनल जैसे ये है, वैसे सिमिलरली अगर मैं इसको ऊपर पे रखूं तो एक और बना रहा होगा, और जस्ट इसके ऊपर पे ये 3 जो एटम है, इसके जस्ट ऊपर पे ऐसे 3 एटम ऐसे आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले एटम की बात कर रहा हूँ। इस वाले एटम के करस्पॉन्डिंग देख रहा हूँ। तो ये एक एटम टच में होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक। तो 6 एटम तो ऐसे ही टच में हो गए। फिर ये बॉटम के 3 और फिर ऊपर इसके जो दूसरे वाले यूनिट सेल है उसके 3 एटम, ठीक। तो वही ये यहाँ पे दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, देखिए इस वाले एटम के लिए 3 बॉटम वाले 1 2 3 ये टच में होंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक, टच में होंगे, और फिर उसके जो ऊपर वाले हैं वो 1 2 3 वो टच में होंगे, ठीक। तो टोटल नंबर कितने टच में हो, 12। इन केस ऑफ FCC ऑल्सो इट इज 12, ठीक है। FCC के केस का और इसके केस के लिए ये 12 है। और सिमिलरली एटॉमिक पैकिंग फैक्टर भी इसका 0.74 आता है, विच इज मैक्सिमम, ठीक है। 0.74 से ज्यादा नहीं होता है। तो फॉर बोथ HCP and FCC structure, यानी hexagonal close packing and face centered cubic, your coordination number is 12 and 0.7 coordination number is 12 and atomic packing factor is 0.7 for both the cases. But the sequence is different, the ordering is different. Otherwise your coordination number and atomic packing factor for FCC and HCP structure is same, ठीक, विच इज मैक्सिमम ऑल्सो, ठीक है। 0.74 एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एटॉमिक ये मैक्सिमम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है, ठीक। इससे ज़्यादा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर थ्योरेटिकली तो नहीं पॉसिबल है फॉर मेटल्स। चलिए, इसके बाद एक और लास्ट चीज़ है हमारे पास, वो है डेंसिटी कंप्यूटेशन में फॉर मेटल्स। हम लोग डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला है रो इक्वल टू NA डिवाइडेड बाई VC इंटू NA, ठीक। तो इसमें n क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ एटम, यानी कि नंबर ऑफ एटम। अगर मैं इसकी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करूं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हमारे पास 2 हैं। ऐसे हेक्सागोनल इसमें कितने हैं, 6 हैं। तो ये जो n की वैल्यू कितनी आएगी, हेक्सागोनल के लिए 6 आएगी। बॉडी सेंटर्ड के लिए कितनी आएगी, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 आएगी। FCC के लिए कितनी आएगी, FCC के लिए आएगी आपकी, FCC के लिए कितनी थी, FCC के लिए आपके 4, ठीक है। तो ये 4 आएगी, ठीक। तो FCC के केस के लिए 4, बॉडी सेंटर्ड के लिए सेक 2 और HCP के लिए 6, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है, एटॉमिक वेट, ये मेटल टू मेटल वेरी करेगा। एटॉमिक वेट A इज योर डिनोटिंग एटॉमिक वेट, ठीक है। N इज योर 2 फॉर 2 6 and 4, 2 is for your body centered cubic, 4 is for your FCC structure and 6 is for HCP structure. A is showing your atomic weight, VC is volume of the unit cell, यानी जो A क्यूब मैं बता रहा था वो, और Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये एवोगैड्रो नंबर Na जो है एवोगैड्रो नंबर। तो जब आप एवोगैड्रो का नंबर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.022 into 10⁻23 रहती है, तो इसमें आपको जो मेटल दिया होगा उसमें आपको ये पता होना चाहिए, अगर डेंसिटी पता करना चाह रहे हैं कि वो सबसे पहली बात कौन सा वाला स्ट्रक्चर है। अगर वो पता चल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे। तो
ये लग देंगे एफसीसी के लिए, एचसीपी के लिए, या फिर जो भी है बॉडी सेंटर, उसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एटॉमिक वेट उसका दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ए क्यूब और डिवाइडेड बाई इन एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 रहती है। ठीक, तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज़ आती है, हाँ, तो इस तरह से जो है आपको मेटल्स के केस के लिए देखना है। अब हम लोग इसके बाद में सिरेमिक्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये है आपके IS 2006 में ये क्वेश्चन आया था, और सिंपल क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ए करेक्टली मैच्ड, ठीक है, विच यानी जो पेयर्स बना है, यानी ए के करस्पॉन्डिंग ये है, बी के करस्पॉन्डिंग ये, सी के करस्पॉन्डिंग ये, डी के करस्पॉन्डिंग ये, इनमें से कौन सा सही बना रहा है कि कौन सा गलत बना रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये ए क्या दिखा रहा है, जहाँ पे ए दिखा रहा है एज लेंथ दिखा रहा है, ठीक है, और जो आर क्या दिखा रहा है एटॉमिक रेडियस दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले पते होने चाहिए सबसे पहली बात। लेकिन आपको देखिए सिंपल क्यूबिक का पता होगा, सिंपल है, सही है, आप देख लीजिए। ये हमें बॉडी सेंटर्ड का पता है, फेस सेंटर्ड का पता है, ट्राइक्लिनिक का नहीं पता रहता। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से 3 का आपको आंसर पता है कि ये सही होगा कि नहीं, अगर वो स्टार्टिंग में गलत है तो वो आंसर वही हो गया, खत्म बात। अगर 3 जो है तीनों सही है तो इसका मतलब लास्ट वाला गलत होगा। ठीक, तो इस वाले केस के लिए ये सी वाला का आंसर जो है रिलेशन सही नहीं दे रखा है। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब आपको 3 का पता है तो ठीक है, तो सही होंगे तो सही होंगे, नहीं तो उनमें से कोई गलत होगा तो आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये चौथा वाला आंसर होगा। इस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एलिमिनेशन टाइप के क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए मेटल है एफसीसी, इसका आंसर है सी ऑप्शन है। ठीक है, एक्चुअल में ए मेटल है एफसीसी, अगर आप देखेंगे तो ये जो है रिलेशन सिंपल क्यूबिक के केस में ये आता है, बॉडी सेंटर के केस में आता है, और स्पेस सेंटर के में ये आता है। ए मेटल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मेटल हैज ए एफसीसी स्ट्रक्चर, हमें ये बताया कि एफसीसी स्ट्रक्चर है, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इट इज 4। सपोज एटॉमिक वेट एंड रेडियस इज ए एंड आर। ठीक है, एटॉमिक वेट कितने से ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक रेडियस आर से। लेट एन बी द डिनोट एवोगाड्रो, ए जो है एन जो है हमारा एवोगाड्रो नंबर दिखा रहा है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी पता करनी है, ये पहले फॉर्मूले से देखिए क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। तो रो आपको पता करना है, ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 4 होती है। ठीक है, इसके अलावा एटॉमिक वेट को आपको किससे डिनोट करना है, इसमें एटॉमिक वेट को डिनोट करना है ए से, तो वो ए से सिंपल हो गया। ठीक है, इसके बाद और इसमें क्या बोला है, एंड रेडियस, आपको रेडियस आर से डिनोट दिखाना है। ठीक है, अभी रेडियस का काम नहीं है, और एन जो है एवोगाड्रो नंबर दिखाना है, या इसको एन को जो है एन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, अब आपको क्या क्या चीज नहीं पता है इस वाले केस में, ये वीसी की वैल्यू नहीं पता है। वीसी की वैल्यू फॉर, देखिए वीसी क्या होगा, ये है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल बी ए क्यूब। ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू क्या रहेगी फॉर केस ऑफ एफसीसी, हमने यहाँ पे दिखाया था, वो दैट विल बी एफसीसी के केस में ए इक्वल टू 2√2 इंटू आर। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2√2 इंटू आर, ए की वैल्यू है 2√2 इंटू आर। ठीक है, आर जो है स्मॉल से डिनोट करना है, तो 2 इंटू √2 इंटू आर का होल क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज योर ए क्यूब, दैट्स वाई। तो ये आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 8 मल्टीप्लाइड बाई ये 2√2 बनेगा, 2√2 मल्टीप्लाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब, ये बचेगा। देखिए 4 2 से चला जाएगा ये, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा आपका a डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू एन इंटू आर क्यूब, इट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन दिखा रहा है, वो 4√2 आर क्यूब एन और यहाँ पे ए ऊपर पे। ठीक।
ठीक है, तो ये वाला आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, तो बी इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर द इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो देखिए आपको इतना तो याद, देखिए सिंपल क्यूबिक के केस में सिंपल क्यूब रहता है, उसके खाली साइड्स में होते हैं और वो 1/8 ही शेयर करता है। एक जो है साइड्स में रहेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 1/8 इंटू 8, तो इसमें खाली सिंपल क्यूबिक वाले केस के लिए 1 आएगा। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड केस के लिए हमने क्या देखा था, बॉडी सेंटर्ड वाले केस के लिए वो 2 आता है, और फेस सेंटर्ड वाले के लिए कितना आता है हमारे पास 4। ठीक, इतना आपको याद है। तो सिंपल सी चीज याद, अगर इतना भी याद मतलब नहीं है तो एक ट्रिक और है इसके लिए। सिंपल क्यूबिक के लिए आपको याद रहना चाहिए कि 1 होगा, तो ठीक है, तो 1 स्टार्टिंग में 1 होगा तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, पहले ही एलिमिनेट हो गया, तो ये 1 नहीं है तो स्टार्टिंग में गलत हो गया। ठीक, दूसरी बात ये है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों पहले ही चले गए, इसके अलावा ये दोनों ऑप्शन में, और इसमें ये दोनों रिपीटेड है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 2 है, तो इसका आंसर आपका बी होगा। तेजी से, ये मतलब ट्रिक है, गेट 2009 क्वेश्चन है और इसको तेजी से करने का तरीका है। ठीक, इस तरह से आप जो है टाइम बचा सकते हैं, आप याद करें और इस तरह से, इससे बढ़िया है कि इस तरह से एलिमिनेट कर लीजिए, तो तेजी से काम हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एज्यूमिंग एटम टू बी परफेक्ट स्फीयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल एटॉमिक ब्रेकिंग फैक्टर इन मेटल्स। ठीक है, यही मैं बार बार इस पे एम्फेसिस इस वजह से दे रहा था, ये कई बार पूछ देता है। तो मेटल्स के लिए इन केस ऑफ मेटल्स दैट मैक्सिमम एटॉमिक ब्रेकिंग फैक्टर विल बी 0.74, ये दैट नॉट कैन नॉट विल बी 0.95, एंड ये तो समझ लें। ठीक है, 0.74 है विच इज मैक्सिमम फॉर बोथ एफसीसी एंड एचसीपी टाइप। ठीक है, मतलब एफसीसी या एचसीपी के लिए 0.74 होता है विच इज मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं इससे ज़्यादा आप जो है पैक नहीं कर सकते एटम्स को मेटल के केस में, थ्योरेटिकल। ठीक, चलिए तो इस तरह से हम लोग लेक्चर आज का समाप्त करते हैं। दीज आर द रेफरेंसेस विच आई यूज्ड फॉर मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन, एंड थैंक यू।